वक्फे के बाद मेहताब दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर है। सर, हम जो डिस्कशन कर रहे थे रियल एस्टेट सेक्टर के बारे में, देखें ये जो प्राइम मिनिस्टर का पैकेज है, प्राइम मिनिस्टर का पैकेज तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन आपके ख्याल में क्या उससे वो इकोनॉमिक एक्टिविटी वाकई जनरेट हुई है और लोगों ने जो डेवलपमेंट वाली साइड पे जिस हद तक इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत थी उतनी इन्वेस्टमेंट हुई है? मेहताब साहब, ये एक बहुत लंबा सब्जेक्ट है। प्राइम मिनिस्टर कंस्ट्रक्शन पैकेज का सबसे ज़्यादा फ़ायदा उन लोगों को हुआ है जिनके प्रोजेक्ट्स इल्लीगल थे, उनको रेगुलराइज किया गया। ठीक है। दूसरी बात यह है कि अगर आप खुद भी इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि मेरा नहीं ख्याल कि प्राइम मिनिस्टर कंस्ट्रक्शन पैकेज में 3 डिजिट या 4 डिजिट से ज़्यादा नंबर्स की एप्लीकेशन गई हो जिन्होंने इस एमनेस्टी को अवेल किया होगा। लेकिन एक गवर्नमेंट की तरफ से पॉजिटिव सेंटिमेंट आने से वाइब्स आई जब, तो मार्केट में जो सर्कुलेशन है वो बहुत बेहतर हुई और इंक्रीज हो गई। सेकेंड, इस चीज़ को आपने बिल्कुल ठीक कहा कि एमनेस्टी स्कीम, कंस्ट्रक्शन पैकेज का टाइम पीरियड ख़त्म हो गया है, लेकिन एक ब्लेसिंग ये हुई कि गवर्नमेंट ने चाहे IMF के प्रेशर से किया या जैसे भी मुल्क से प्राइस बॉन्ड्स ख़त्म हुए, इजरा वो आपको रजिस्टर करवाने पड़ते थे, वो पैसा भी रियल एस्टेट सेक्टर में आया और जो अभी तक आ भी रहा है। लेकिन मुझे ये डर है कि गवर्नमेंट की ऐसी ही पॉलिसीज़ की वजह से ये पैसा डॉलर की तरफ या गोल्ड की तरफ अगर मूव कर गया तो गवर्नमेंट से ये चीज़ें अनमैनेजेबल हो जाएंगी। अच्छा सर, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है और मैं समझता हूँ कि आप स्टेक होल्डर हैं, आपसे बेहतर इसका कोई जवाब नहीं दे सकता। रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है सर, वो ये है कि फाइल्स बिकती हैं, ट्रांजैक्शंस नहीं होती। इसको कैसे जो है वो डॉक्यूमेंट किया जाए? मेहताब साहब, उसमें किसी रियल एस्टेट एजेंट का कसूर नहीं है, वो टोटली कसूर गवर्नमेंट के अदारों का है जो फेक NOC देते हैं। वो क्यों सोसाइटीज़ को प्रमोट करते हैं, क्यों उनकी एडवर्टीजमेंट कंपेन चलती है, क्यों ऐसी सोसाइटीज़ को प्रमोट होने दिया जाता है जिनके पास 100 कनाल ज़मीन है और वो 1000 फाइल बेचते हैं। इसमें किसी रियल एस्टेट एजेंट का कसूर नहीं है। वो तो अपने ब्रेड एंड बटर के लिए ट्राई करता है। जब वो डेवलपर के पास जाता है, वो कहता है कि मेरे पास NOCs अवेलेबल हैं, वो आगे क्लाइंट को वो बेच देता है। ठीक है, तो आप ये कह रही हैं, क्या आप नहीं समझते सर इस सेक्टर के लिए एक रेगुलेटर की ज़रूरत है? इमीडिएटली होना चाहिए। हम इसकी बहुत पहले भी आवाज़ उठाई है। मुझे उम्मीद है कि ये जो अभी DNSBP बना है, डेजिग्नेटेड नॉन फाइनेंशियल बिजनेसेस एंड प्रोफेशंस, इसको कहा तो यही जा रहा है कि ये रियल एस्टेट सेक्टर को रेगुलेट करेगा, लेकिन अभी तक उसके नताइज या असरात हमें नज़र आना शुरू नहीं हुए। लेकिन मेरे नॉलेज के मुताबिक DG DNSBP ने तमाम सोसाइटीज़, अथॉरिटीज़, टाउन्स को एक लेटर लिख दिया है कि जो DNSBP रजिस्टर्ड स्टेट एजेंट होगा वही कोई डील मिटरलाइज कर सकेगा या उसको ट्रांसफ़र करवा सकेगा किसी भी अथॉरिटी में। ये मैं थोड़ा सा अपने देखने वाले को बता दूं, ये जो बात कर रहे हैं ये बेसिकली एक FBR का इदारा है जो कि उन्होंने जो FATF की रिक्वायरमेंट्स हैं उसको पूरा करने के लिए एक इदारा बनाया है ताकि जो भी ट्रांजैक्शंस हैं उसको रेगुलेट किया जा सके। सर, मेरा FATF के हवाले से भी सवाल है, क्या FATF की जो रिक्वायरमेंट्स हैं और ये जो DNSBP बना है, इसके नतीजे में रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर किस तरह के असरात जो है मुरतब हो रहे हैं, और आपकी क्या स्ट्रेटजी है कि किस तरह से चीज़ों को जो है वो इस अंदाज में चलाया जाए कि सेक्टर भी मुतासर ना हो और पाकिस्तान FATF की लिस्ट से भी बाहर आ सके? मेहताब साहब, ये FATF वाला जो इशू है वो पूरी दुनिया जानती है और हम भी जानते हैं। हमने मुहिब वतन होने का पूरा सबूत दिया है। नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी के साथ हमारी मुलाकातें हुई, मीटिंग हुई, क्योंकि ये गवर्नमेंट हर काम उजलत में करती है। एक 20 सितंबर 2020 में एक SRO नंबर 924 इन्होंने निकाल दिया जो कि रियल्टर्स को एक्सेप्टेबल ही नहीं था
और वर्केबल भी नहीं था। फिर नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी के साथ बैठ के उसको वर्केबल बनाया गया, जिसकी गाइडलाइंस आज भी एफबीआर की पोर्टल पे अवेलेबल हैं। हम ये एक ब्लेसिंग समझते हैं कि हमें डीएनएफबीपी की सूरत में एक रेगुलेटर मिल रहा है, लेकिन अगर उसने हमारे हक के लिए या हमारी सपोर्ट में कदम ना उठाया तो मुझे ये बहुत ज़्यादा अंदेशा है कि ये लोग डीएनएफबीपी के अगेंस्ट भी चले जाएंगे। अच्छा सर, ये बताएं कि रियल एस्टेट का अगर आप इस टाइम जायज़ा लें तो एक अच्छी सोसाइटी के अंदर प्लॉट जो है वो तकरीबन कोई 50 लाख रुपए से लेके करोड़ रुपए और 1.5 करोड़ रुपए तक की रेंज के अंदर जो है वो छोटा प्लॉट जो है वो मिल जाता है। अगर ये एफबीआर अपनी जो वैल्यूएशन है इसको वापस नहीं लेता तो प्राइसेस पे कितना इसका इफेक्ट आएगा? ऑब्वियसली मार्केट में तो आप सब क्रैश करेगी, सर्कुलेशन रुक जाएगी, लोग एजिटेशन में भी आएंगे। कोई नंबर बताएं ना सर। नंबर मतलब आप ये कह लें कि जो प्राइसेस आज हैं कम से कम वो 30 to 40% ड्रॉप करेंगी अगर ये एफबीआर वैल्यूएशन ठीक नहीं होती, या जो मैकेनिज्म हमने कहा है कि ऑफिशियल एंड मार्केट वैल्यू सिर्फ दो वैल्यूज पे नहीं आते, तो ये एक बहुत बड़ा डिजास्टर होगा। आप इस टाइम ये नहीं कह रहे हैं कि डीसी रेट, एफबीआर रेट और मार्केट रेट, एक और कैंटोनमेंट रेट अलग है, कैंटोनमेंट रेट, इन सब को ख़त्म करके एक ऑफिशियल रेट हो और एक मार्केट रेट हो? एग्जैक्टली, बिल्कुल। लोगों के लिए समझने में आसानी होगी, लोग हमारा मजाक भी नहीं उड़ाएंगे। हिसाब से मैं आपकी छोटी सी एग्जांपल देता हूँ लोगों को समझने के लिए। जी। एक प्लॉट आप 1 करोड़ रुपए का खरीद रहे हैं, आप मुझे पूछते हैं एहसन भाई इस पे खर्चा क्या आएगा? मैं आपको बताता हूँ सर, 30 लाख रुपए इसकी डीसी रेट है, उस पर आपने स्टैम्प ड्यूटी पे करनी है। 40 लाख रुपए इसकी एफबीआर वैल्यू है, उस पर आपने एडवांस टैक्स पे करना है। उसके बाद कैंटोनमेंट बोर्ड की इसकी ये वैल्यू 50 लाख रुपए इसकी कैंटोनमेंट बोर्ड की वैल्यूएशन है, उस पर आपने इतना % टैक्स पे करना है। तो तमाम लोग उसी तरह मुस्कुराते हैं कि यार प्रॉपर्टी एक है, हर अदारे की अपनी अपनी वैल्यूएशन है, मतलब ये क्या मजाक है? एक होना कि एक प्रॉपर्टी, डिफरेंट प्रॉपर्टीज की बात हो रही है, एक ही प्लॉट के ऊपर 3 अलग अलग अदारे अलग अलग वैल्यूएशन कर रहे हैं। तो हम पूरी दुनिया में खुद अपने आप को मजाक बना रहे हैं, किसी ने हमारा क्या मजाक बनाना है? अच्छा, मुझे ये आखिरी सवाल ये बताएं कि डीसी की बजाय अगर ये वैल्यूएशन का काम एफबीआर को दे दिया जाए तो इस पे क्या एतराज़ है आपको? सर, एफबीआर पे हमें बिल्कुल कोई एतराज़ नहीं है। अगर चेयरमैन एफबीआर साहब ये एतराफ़ ना करते, और जो कि हमें खुद भी उस चीज़ का अदराक है कि उनके पास तो मैन पावर ही अवेलेबल नहीं है, और वो इस चीज़ के अगर कैपेबल होते, ये अदारा कैपेबल होता, तो वो तो फिर लोगों को फाइलर ही बना लेता। लोग फाइलर बनने की तादाद नहीं बढ़ी, इनका ये डिपार्टमेंट ही नहीं है। सर, एफबीआर का काम है टैक्स इम्प्लीमेंटेशन एंड कलेक्शन, ठीक है? लोगों के ऊपर टैक्स लगाना इनका काम नहीं है। ठीक है, बेसिकली तो इनका काम ये है कि पॉलिसीज़ गवर्नमेंट या पार्लियामेंट बनाए और उसको इम्प्लीमेंट ये करें। अच्छा सर, एक आखिरी मुझे अगर आप इजाज़त दें, ओवरऑल आप क्या समझते हैं कि ओवरऑल रियल एस्टेट सेक्टर में एक तो ये इशू वैल्यूएशन का आ गया, और कौन कौन सी 2-3 बुनियादी रिफॉर्म्स हैं जो की जाए तो इस सेक्टर को मज़ीद प्रमोट किया जा सकता है? सर, सबसे पहले तो इस सेक्टर को एक अदारा चाहिए जहां पे तमाम रियल्टर्स को रजिस्टर होना चाहिए। जो लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मेरे साथ हो सकते हैं, किसी और मेरे भाई के साथ हो सकते हैं कि उसकी ट्रांजैक्शन नीट एंड क्लीन नहीं थी, उसके साथ फ्रॉड हो गया, एक प्लॉट मैंने लेके दिया किसी सोसाइटी में, वो सोसाइटी एग्जिस्ट नहीं करती। सबसे पहले हमें एक अदारा चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे लिए वो इस वजह से है कि हमारा जो बुनियादी हक है, सर्विस चार्जेस, जो कमीशन है, उसको लीगलाइज किया जाए, उसको प्रोटेक्शन दी जाए। इसी तरह जो सेलर और बायर है उनके राइट्स को भी प्रोटेक्शन मिलने के लिए पूरी दुनिया में अदारे बने हुए हैं। आप दुबई चले जाएं, रीरा बनी हुई है, कनाडा चले जाएं, रियल एस्टेट मैनेजमेंट बोर्ड है, इंग्लैंड चले जाएं, हर जगह पे ये अदारे हैं। सिर्फ एक पाकिस्तान में जानबूझ के इंटेंशनली इसको बिल्कुल ओपन और ग्रे एरिया छोड़ा हुआ है ताकि
जिन लोगों की अपनी जो ख्वाहिशात हैं वो उसके मुताबिक उसको ढाल सकें। एक तो ये आपने, और इसके अलावा सर, इसके अलावा ये जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, बड़ी उनकी भी शिकायत है और मेरे देखने वाले काफ़ी ज़्यादा वो हैं, वो कहते हैं हम इधर प्लॉट लेते हैं, हमारे साथ फ्रॉड हो जाता है। सर उसकी वजह यही है कि बेसिकली हुकूमती अदारे सो रहे होते हैं। आप पेपरों में सोसाइटी लॉन्च करते हैं, सोशल मीडिया पे आप उसकी मार्केटिंग स्टार्ट कर देते हैं, आप किसी रेफरेंस से लोगों के प्लॉट बुक कर लेते हैं, यहाँ पे मौके पे जगह मौजूद होती ही नहीं। तो ये तो काम बेसिक गवर्नमेंट का, रियल्टर का तो काम नहीं है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो और क्या 2-3 रिफॉर्म्स की जाएं जिससे ये मज़ीद जो है वो प्रमोट हो? सर फ्रेंडली एनवायरनमेंट देना चाहिए लोगों को, गवर्नमेंट को प्रोटेक्शन देनी चाहिए कि जो आदमी टैक्स पे कर रहा है, ठीक है, स्पेशली जो टैक्स पे कर रहा है, पूरी दुनिया में उनको प्रायोरिटीज मिलती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर टैक्स पेयर। अगर हम टैक्स पे कर रहे हैं तो आप हमें फैसिलिटेट करें। यहाँ पे गवर्नमेंट के जो अदारे हैं वो फैसिलिटेशन के लिए नहीं, इरिटेशन के लिए बनाए गए हैं। आपको एक एक काम के लिए, अब मैं आपके चैनल पे क्या बताऊँ, आप सीडीए चले जाएं, एक टेबल से दूसरे टेबल पे पहुंचाने के लिए फाइल को पहिए लगाने पड़ते हैं। जब तक आपके पहिए ना लगे आपकी एक एक महीना फाइल एनडीसी क्लियर होके नहीं आती है। बिल्कुल ठीक। तो ये रिफॉर्म्स जब तक नहीं होंगी, जब तक कोई एक प्रॉपर अदारा नहीं होगा, एक रेगुलेटर नहीं होगा, तब तक चीज़ें स्मूथ फंक्शनिंग नहीं होंगी। प्लस दूसरी एक चीज़ ये है कि गवर्नमेंट के एंड पे भी ज्यादती बहुत ज़्यादा है। आप सीडीए के सेक्टर ले लें, D12 ले लें, E12 ले लें, इससे आगे ले लें, मतलब 30-30 साल हो गए हैं सेक्टर अनाउंस हुए हुए हैं, जिनको प्लॉट अलॉट हुए वो मर गए। उस वैक्यूम को प्राइवेट डेवलपर ने आके कवर किया। अब प्राइवेट डेवलपर जब आया तो उसने लोगों को डिलीवरी दी, लोगों का ट्रेंड और ट्रस्ट वहाँ पे बना। तो उस चीज़ को गवर्नमेंट को चाहिए कि उनको प्राइवेट डेवलपर को इनकरेज भी करे और साथ चेक एंड बैलेंस भी रखे। बिल्कुल ठीक है, यानी एक मतवाजन रेगुलेटरी रिजीम लाया जाए ताकि अगर कोई रूल ऑफ द गेम्स तय हो उसके मुताबिक कोई खेले तो बिल्कुल ठीक है, मुनाफा कमाए, और अगर रूल्स ऑफ द गेम की वायलेशन करे तो सज़ा भी मिले। बिल्कुल सज़ा होनी चाहिए। अच्छा, टैक्सेशन के अंदर मुझे बताएं कि टैक्सेशन में आप क्या चाहते हैं कि क्या ये जो टैक्स रेट्स हैं बायर और सेलर के ऊपर और कैपिटल गेन्स है, इसके रेट्स पे आपको इत्तफाक है? एडवांस टैक्स, मैं ये समझता हूँ कि ये जो एडवांस टैक्स है जो गवर्नमेंट ले रही है, विच इज़ एडजस्टेबल, जो कि 1% है, एक तो इसको 0.5% होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, लेकिन मैं साथ ये भी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि नॉन फाइलर के लिए इसको ट्रिपल कर दें आप। नॉन फाइलर के लिए आप बढ़ा दें, बिल्कुल नॉन फाइलर के लिए आप बढ़ा दें ताकि आपका टैक्स नेट बढ़े। सेकंड चीज, जो आपने गेन टैक्स का पीरियड रखा हुआ है 4 साल का, एक तो उसको रिड्यूस करें और सेक्शन 37 को आप कंफर्टेबल करें। सेक्शन 37 की जो आपकी रजीम है, अभी लोग मेहताब साहब इस वजह से चीख रहे हैं कि एट द एंड ऑफ द ईयर आप वैल्यूएशन चेंज कर रहे हैं। मैंने आपको एक प्रॉपर्टी 30 लाख रुपए की लेके दी कागजों में, ठीक है, अगर उसका गवर्नमेंट रेट 1 करोड़ रुपए कर देती है तो आपको 70 लाख रुपए का गेन करवा दिया गवर्नमेंट ने जबरदस्ती, जो कि आपका एक्चुअली गेन है नहीं है। बिल्कुल ठीक है, तो लोग इस वजह से भी सरापा एहतजाज हैं कि वो सेक्शन 37 को नॉर्मलाइज किया जाए। वैसे पीरियड आप कितना चाहते हैं? मैं ये समझता हूं कि गेन टैक्स का पीरियड मैक्सिमम 2 इयर्स होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि मुल्क में इकोनॉमिक व्हील चले और रियल एस्टेट सेक्टर में सर्कुलेशन हो, सर आप एक चीज़ को देखें कि आपकी एक बहुत बड़ी कसीर तादाद ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं। वो लोगों का सिर्फ ट्रस्ट पाकिस्तान में रियल एस्टेट सेक्टर पे है। वो स्टॉक मार्केट नहीं जा सकते, वो यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं लगा सकते। चलें वो तो बाहर बैठे हुए हैं, इवन लोकल पाकिस्तानी जो यहाँ पर भी मौजूद हैं, उनका भी टेम्परामेंट इंडस्ट्री का लगाने का नहीं है, क्योंकि जो सहूलियात या जो कंपटीशन मार्केट में अवेलेबल है, आपको एक फैक्ट्री लगाने के लिए जो 17 लाइसेंस लेने पड़ते हैं, और 17 लाइसेंस का मतलब है 17 इंस्पेक्टरों को आपने जाके मुलाकात करनी है। तो बाकी आप खुद भी समझदार हैं और देखने वाले भी समझदार हैं। बिल्कुल सही है जी। इस सेक्टर के अंदर ये भी है कि, लेकिन सर आप ये नहीं देख रहे कि जितनी तेज़ी से प्रॉफिट्स यहाँ पे बढ़े हैं वो भी अनरियलिस्टिक है।
सर कुछ एरियाज में ऐसी बात की जा सकती है, लेकिन ओवरऑल पूरे आप दुनिया में ले लें, हर जगह पे प्रॉपर्टी के रेट्स ऊपर गए हैं। आप यूके में चेक करें, आप दुबई में चेक करें, आप कहीं पे भी चेक कर लें। ठीक है सर। असद भाई थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे टाइम दिया। महताब हैदर को नए प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए और इस उम्मीद के साथ कि हुकूमत जो है वो जो वैल्यूएशन इन्होंने प्रॉपर्टी की है इसको इस अंदाज में ये आगे बढ़ाएंगे कि जिससे सेक्टर भी मुतासर ना हो और इकनॉमिक एक्टिविटी भी जनरेट हो और रियल स्टेट सेक्टर भी जो है मज़ीद डेवलप हो सके। तो महताब हैदर को नए प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।